हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? मछली है, चमगादड़ है, व्हेल है, मेढक है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? वो मछली है, चमगादड़ है, व्हेल है या मेढक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। कहने का मतलब हुआ कि इसमें से एक से अधिक, एक तो व्हेल हो जाएगा और एक चमगादड़, है ना। ये दोनों आपका है जो कि स्तनपायी है, इसलिए हो जाएगा एक से अधिक। किसी सर्परीज तथा उभयचर जीव में हृदय में कितने कुष्ठ होते हैं? 2, 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है किसी सरीसृप तथा उभयचर जीव में हृदय में कितने कुष्ठ होते हैं? तो ये जो होता है, जो आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये 3 होते हैं, है ना। आप लोग को इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल भी कुछ किंतु परंतु वाली सवाल नहीं उत्पन्न करना। एनी हाउ आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन रट लेना है। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है क्योंकि कीट तैर सकते हैं, कीटों को भार कम होता है, पृष्ठ तनाव जल की सतह को एक लचीला फिल्म जैसा बना देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से अधिक। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ये कीट तैर सकते हैं, कीटों का भार कम होता है, पृष्ठ तनाव जल की सतह को एक लचीली फिल्म जैसा बना देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से अधिक। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। ये दौड़ इसलिए सकते हैं, तैर इसलिए सकते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल की सतह को एक लचीली फिल्म जैसा इन लोग का बना देता है ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। जू क्या है? जू माने जो हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं ढिल्ला। पक्षी है, स्तनपायी है, कीट है, शैवाल है, यह इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है जू क्या है? स्तनपायी है, पक्षी, कीट, शैवाल, ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जू है जो एक शैवाल है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है वो है माइक्रोप्लाज्मा। जीवाणु है, विषाणु है, बैक्टीरियोफेज है, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है वो माइक्रोप्लाज्मा है, जीवाणु है, विषाणु है, बैक्टीरियोफेज है, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वो है आपका माइक्रोप्लाज्मा। मधुमक्खी कॉलोनी का सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? वो स्पर्श से पहचानते हैं, दृष्टि से पहचानते हैं, नतरन से पहचानते हैं, या गंध से पहचानते हैं, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी। वो एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं, है ना। दीमक को क्या कहते हैं? चींटी कहते हैं, लाल चींटी कहते हैं, श्वेत चींटी कहते हैं, श्याम चींटी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। दीमक को क्या कहते हैं? चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी, या इनमें से कोई नहीं। तो दीमक को जो हम लोग है जो साइंटिफिक भाषा में, किताबी भाषा में कहते हैं श्वेत चींटी। डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत की जाती है? वो मत्स्य में किया जाता है, उभयचर में किया जाता है, सरीसृप में किया जाता है, स्तनपायी में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनपायी में, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वो है जो कि वर्गीकृत किया जाता है, वो आपको किया जाता है स्तनपायी में। डॉल्फिन को हम लोग स्तनपायी में वर्गीकृत करते हैं, है ना। उड़ने वाला स्तनपायी है क्या है? जगुआर, शुतुरमुर्ग, फाल्कन, चमगादड़, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। आपको कई कई क्वेश्चन से दूसरे आंसर भी आप लोग का पता चलता है। जैसे इसमें से क्या कर रहा है क्वेश्चन कि उड़ने वाला स्तनपायी है वो कौन है? तो जो भी इसमें से आपका आंसर होगा वो आपको इतना हिंट कर रहा है कि ये स्तनपायी भी है ना। ये जगुआर हो सकता है, शुतुरमुर्ग हो सकता है, फाल्कन हो सकता है, ये चमगादड़ हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक।
तो उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो है आप लोग का वो चमगादड़। एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? केवल तेज़ी से चलने वाली नाव, केवल जल में रहने वाला जीव, केवल थल थल पर रहने वाला जीव, जल एवं थल दोनों पर रहने वाला जीव, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया बताता है कि जल एवं थल दोनों पर रहने वाला जीव, है ना। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी सही। सील किस वर्ग का है? वो मछली का है, पक्षी का है, सरीसृप का है, स्तनपायी का है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है सील किस वर्ग का है? वो मछली का है, पक्षी का है, सरीसृप का है, स्तनपायी का है, या इनमें से कोई नहीं। तो सील है वो है स्तनपायी का, है ना। आर्कियोपेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की कड़ी है? उभयचर और पक्षी, सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और स्तनपायी, पक्षी और स्तनपायी, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणी के बीच की कड़ी है? तो ये जो आर्कियोपेरिक्स जो है वो है आप लोग का सरीसृप और पक्षी के बीच की प्रणाली की कड़ी है ना। हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी सही। सरीसृप आप लोग को इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, किंतु परंतु की सवाल ही नहीं हो सकता है, बिल्कुल रख लेना है आप लोग का। वो है आपको सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में होता है 6 टांग होता है, 8 टांग होते हैं, 10 टांग होते हैं, 12 टांग होते हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। मकड़ी कीट से भिन्न है, क्यों भिन्न है? क्योंकि मकड़ी में होता है 6 टांग है, 8 टांग है, 10 टांग है, 12 टांग है, ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि मकड़ी में होते हैं जो 8 टांगे होते हैं। मच्छरों में जैविक नियंत्रण में उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? तेल, मरहम, डीडीटी, गैम्बुजिया, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है मच्छरों के जैविक नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। अच्छा, जैविक नियंत्रण में कहने का क्या अर्थ हुआ? एक क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। मच्छरों के जैविक नियंत्रण में, अच्छा, मच्छरों के जैविक नियंत्रण करने का क्या मतलब है? क्यों मच्छर, एक मच्छर से 2 मच्छर, 2 मच्छर से 3 मच्छर, इसको होने के रोकने में काम किया जाता है। वो क्या किया जाता है? वो क्या जाता है आपका गैम्बीजिया। गैम्बीजिया कहने का मतलब क्या? एक तेल होता है, शायद उसको किरोसिन तेल कहते हैं, वो जो पानी में दिया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घटने के कारण इसका प्रजनन प्रक्रिया है जो कि वो रुक जाता है। श्वसन जड़ों वाले पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं? दलदली पौधा कहते हैं, अवशिष्ट पौधे कहते हैं, राइजोफोर कहते हैं, जलीय पौधा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। श्वसन जड़ों वाले पौधे को कहते हैं, वो दलदली पौधे कहते हैं, अवशिष्ट पौधे कहते हैं, राइजोफोर कहते हैं, या जलीय पौधा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो श्वसन जड़े वाले पौधे को जो कहते हैं वो कहते हैं दलदली पौधे। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़े से, बालसम पुष्प से, आलू की कंद से, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? वो होता है प्राप्त आपका डहेलिया की जड़े से, तो इसलिए हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? वो खजूर है, सेब है, आलू बुखारा है, अंजीर है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये असत्य फल है। ये आप लोग को इसका छोटा सा जो डिफिनेशन हमने लगाया उस डिफिनेशन के आधार पे आप लोग पता कर ही लिए होंगे कि जो असत्य फल के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है वो सेब। ये झूठा फल भी कहते हैं या असत्य फल भी इसको कहते हैं। तना पौधा के सभी भागों में भोजन पहुंचाने तथा डैश की मदद से करता है। भोजन के संग्रहण में, पौधे के आकार देने में, श्वसन भंडारण में, प्रकाश संश्लेषण में, ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तना पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाने तथा किस में मदद करता है? तो वो जो करता है जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन है भोजन के संग्रह करने में। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि तना पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाने तथा भोजन को संग्रह करने में मदद करता है।
कीटभक्षी पौधे किस मिट्टी में उगती है? पानी की कमी वाली में, मैग्नीशियम की कमी वाली में, नाइट्रोजन की कमी वाली में, कैल्शियम की कमी वाली में, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है कीटभक्षी पौधे किस मिट्टी में उगते हैं? उस मिट्टी में उगते हैं जिससे पानी की कमी होता है, कि उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें मैग्नीशियम की कमी वाली में रहती है, उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, या उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी रहता है? या ऑप्शन हो जाएगा ये, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी रहता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? बाहरी दल, पुष्पन, अंडाशय, पराग, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो वो बनता है फूल का अंडाशय का भाग जो रहता है वो बनता है आपका फूल का फल। केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर के फूल और तने का, फूल के पंखुड़ियों व जड़ का, फूल की पराकोष व वार्तिकाग्र का, बीज और कलियों का, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। केसर होता है सूखा मिश्रण। किससे होता है, किससे बनता है वो? तो जो बनता है हो जाता है फूल के पराकोष व वार्तिकाग्र का, है ना। अब हो जाएगा ऑप्शन लोग का ऑप्शन सी। नारियल के फल का नारियल के फल का फैलाव होता है, वो मेसोकार्प द्वारा होता है, एपिकार्प द्वारा होता है, एंडोकार्प द्वारा होता है, या तैरकर यानी कि जल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन है आप लोग का, नारियल के फल का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा, एपिकार्प द्वारा, एंडोकार्प द्वारा, या तैरकर मतलब कि जल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो हो जाएगा जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का डी, जो तैरकर होता है वो जल द्वारा होता है ना। नारियल का जो फल का जो फैलाव होता है, आप लोग देखते होंगे जब कच्चे नारियल थोड़ा सा बीच में कच्चा क्या हो, जो खाने का वाला नारियल होता है बीच में फल टाइप का वाइट वाइट जो होता है, उससे उसको ही कहते हैं, है ना। पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होता है? पानी का स्तर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पानी का स्तर वही रहेगा, पानी का स्तर नीचे आएगा, पानी का स्तर के ऊपर आ जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट का आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, बारीकी से आप लोग विद इन अ सेकंड आप इसका टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पानी का एक बीकर है, यानी कि एक बर्तन है, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाला गया है। वो अगर बर्फ़ का टुकड़ा अगर मतलब कि वो पानी बनता है तो पानी का मतलब वो टुकड़ा क्या होगा अगर पिघलता है, तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, या घटेगा बाद उसके बढ़ेगा। तो ये जो होता है, जो इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है, पानी का स्तर वो सेम ही बना रहेगा, है ना। बर्फ़ का पिघलने से ना पिघलने से कोई असर नहीं पड़ेगा, पानी का स्तर सेम ही रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर का दबाव बाहर से कम होता है, सामान्य आर्द्रता और वातावरण बनाए रखता है, अंदर का दबाव बाहर जैसा होता है, वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडल दबाव बनाए रखता है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, ये दो क्वेश्चन आप लोग का है ना, जो कि एक्सपेरिमेंट टाइप का है। और मैं आप लोग का हम हर बार कह रहे हैं और कहते रहेंगे कि आप लोग का हम वैसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लाएंगे कि CO का फॉर्मूला क्या होता है, O2 क्या होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, वो ला कर क्या करने का, ले आएंगे आप लोग देख कर 50 में से 45 सही कर लीजिए, कुछ सोचिए कि भाई मेरा तो सही होगा, बिल्कुल नहीं। 50 में 5 सही हो, बट आप लोग सीखना है, आप लोग का सीखिए। यहाँ गलत हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता है, आ रहा है ग्रुप डी में, बिल्कुल हूबहू सेम पैटर्न पर आप लोग का दिया जाएगा। यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या होता है? अंदर का दबाव बाहर से कम होता है, सामान्यतः आर्द्रता और वातावरण बनाए रखता है, अंदर का दबाव बाहर जैसा ही होता है, या वायु पंपों के उपयोग से सामान्यतः वायुमंडल दबाव बनाए रखता है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा, ये जो होगा जो वायु पंपों के उपयोग से सामान्यतः वायुमंडलीय दबाव बनाए रखता है। कंक्रीट की सड़कों की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना कठिन है,
क्योंकि रेत और पैरों के बीच से घर्षण कंक्रीट की तुलना में अधिक होती है। रेत दानेदार है लेकिन कंक्रीट चिकनी है। रेत नरम है और कंक्रीट कठोर है। रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट की तुलना में कम होती है। ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये क्वेश्चन तो आप लोग हाँ दिनचर्या का ये थी में भी देखते होंगे। कंक्रीट की सड़क और रेतीली सड़क पर चलना कठिन है। क्यों? वो इसलिए कठिन होता है क्योंकि रेत और पैरों के बीच में जो घर्षण होता है वो कंक्रीट की तुलना में कम होता है ना, इसलिए कठिन होता है। हो जाएगा आप लोग का, सॉरी अच्छे से कर देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। पत्थर को ढलान पर ऊपर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़कना आसान होता है क्योंकि दोनों स्थितियां में कार्य समान होते हैं। पत्थर को लुढ़काने की किया गया कार्य उसे उठाने की तुलना में कम है। लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने से अधिक होता है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य उसे चुकाने के बराबर होता है। चुकाने यानी लिफ्ट यानी चढ़ाना, है ना। आप लोग को ये सब थोड़ा सा समझिएगा इस तरह का पॉइंट को। अगर कहीं कहीं अगर पूरी ठेठ अगर हिंदी में रहता लिखा हुआ तो आप लोग इमोशनल को समझ के आप मीनिंग निकाल सकते हैं ना, उतने तो नहीं होंगे कि नहीं निकाल सकते हैं। ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है पत्थर को ढलान पर ऊपर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर ढलान आसान होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि पत्थर को ढुलकाने में किया गया कार्य उसे उठाने की तुलना में कम है ना। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। एक छोटी तरल बिंदु का आकार गोलाकार क्यों होता है? सॉरी बूंद है भाई, आप लोग देखिएगा कभी कभी वर्ड गलत से पढ़ लिया जा रहा है मेरे द्वारा। हाइड्रोजन बंध के कारण, कम घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, कम सांद्रता के कारण, ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है एक छोटी तरल बूंद एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव जो होता है ना उसके कारण होता है। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। बरसात की बूंदों का गोला आकार क्यों होता है? उस श्यानता के कारण होता है, सतह तनाव के कारण होता है, घर्षण के कारण होता है, लोच के कारण होता है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये दोनों क्वेश्चन जब करवाना बिल्कुल सेम हो, बस पूछने का तरीका अलग और क्वेश्चन भी सेम, बस क्वेश्चन का वर्ड थोड़ा सा ये चेंज कर दिया गया है ना। वहाँ पर था पृष्ठ तनाव, यहाँ पर है श्यानता सतही तनाव। दोनों का चीज़ है कि बस मीनिंग का थोड़ा सा हेर फेर कर दिया गया, बस हो बहु आपका एग्जाम में भी ऐसा ही कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का या ऑप्शन का आंसर वर्ड चेंज हेर फेर किया जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा। इसलिए आप यहाँ से ध्यान से देख कर जाना है ना। एक हॉर्स पावर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 740 वाट, 746 सीसी के बराबर, 746 जूल, 746 हर्ट्ज के बराबर। ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कर रहा है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये होता है आपका एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है? मूविंग पैड, सक्शन पैड, वेंटिलेटिंग पैड, इंसुलेटिंग पैड। ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है? मूविंग पैड, सक्शन पैड, वेंटिलेटिंग पैड, इंसुलिंग पैड। इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी, सक्शन पैड की तरह। छिपकली का पैर है जो वो सक्शन पैड की तरह काम करता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर में आदि में किया जाता है। पहिए और दोहरी के बीच का घर्षण कम करने के लिए, टायर की और पहिए के बीच का घर्षण कम करने के लिए, पहिए और धुरी के बीच का घर्षण बढ़ाने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से देखना है। जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का वो बिल्कुल ही एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, जो आप दिनचर्या में आप लोग करते आए होंगे। क्वेश्चन, बॉयल बेयरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर में आदि में और भी चीज़ में किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? पहिए और धुरी के बीच का घर्षण कम करने के लिए, या टायर और पहिए के बीच का घर्षण कम करने के लिए, या पहिए और धुरी के बीच का घर्षण बढ़ाने के लिए। यह उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से अधिक। तो बॉयल और बेयरिंग का उपयोग को जो किया जाता है वो किया जाता है आप लोग का
पहिए और धुरी के बीच का घर्षण को कम करने के लिए, है ना। ये क्वेश्चन में ना हमको थोड़ा सा डाउट है, इसका आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। तो वैसे अगर आप लोग को नहीं करके बताते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को देखकर बताएंगे। ऐसे मेरे ख्याल से होना चाहिए बी, लेकिन इसका भी नहीं हम बताते हैं, इसको कल बताएंगे। आप लोग अगर समझ देखते हैं आता होगा तो देख कर कुछ कर बताइएगा। वॉशिंग मशीन का कार का सिद्धांत है क्या है? क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंग मशीन कार का सिद्धांत, कहने का मतलब कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? वो विसरण पे करता है यानी डिफ्यूजन पे, वो प्रसार पर करता है यानी एक्सपेंशन पे, वो केंद्रीय बल पे करता है यानी सेंट्रीफ्यूगेशन पे, या ऑब्सेशन पे करता है यानी ऑब्जॉर्प्शन, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो आप लोग का जो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए। वॉशिंग मशीन और जो मट्ठा दही मथते हैं वो ये सब जो काम करता है आपका अब केंद्रीय बल पे काम करता है ना। ये काफ़ी लंबा बड़ा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बहुत छोटा हो गया, आप लोग मैनेज कीजिएगा। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे की बैठी है। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग बैलेंस से लटका है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ने लगे तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, पहले से कम रहेगा, पहले से अधिक रहेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग बैलेंस से लटका है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ने लगे तो स्प्रिंग का बैलेंस क्या होगा? वो परिवर्तित रहेगा, वो पहले से कम होगा, पहले से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, पहले से अधिक होगा, है ना। अगली क्वेश्चन, एक निश्चित वृत्त में समान चाल से घूम रहे कण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? वेग रहता है, त्वरण रहता है, अभिकेंद्रीय बल व गतिज ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित वृत्त में समान चाल से घूम रहे कण के लिए निम्नलिखित में से क्या रहता है? तो हो जाता है गतिज ऊर्जा। यदि बल और दूरी हो तो किया गया कार्य किसमें व्यक्त किया जा सकता है? जूल में, किलोवाट में, किलोवाट मीटर में, वाट में, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली कोई भी मार सकता है। यदि बल और दूरी यानी कि न्यूटन और मीटर हो तो इसको जूल में कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भाई कौन नहीं बता सकता 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? तो ये 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। द्रव्यमान यानी इक्वल टू संचालन से डिवाइड किया गया वेग को, तो ये कौन सी राशि निकलेगी? यार इसका तो ऑप्शन रह गया है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से तो आप लोग सभी आंसर कर दीजिएगा, है ना। चलिए कोई नहीं, इसका आंसर बता देते हैं, लेकिन आप लोग को तो आंसर पता ही चल गया होगा। इसका हो जाएगा द्रव्यमान। क्वेश्चन सेट करने की प्रक्रिया ना कभी कभी थोड़ा सा जल्दीबाजी में सब हो जाता है। बल बराबर होता है किसके बराबर होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू त्वरण, भार इंटू वेग, भार इंटू त्वरण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो बल बराबर होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर। शुष्क बर्फ से ये 2 वो क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक हाइड्रोजन धनात्मक, ऋणात्मक, डेल्टा एच ऋणात्मक, डेल्टा एच धनात्मक, एच और एच दोनों धनात्मक, एच और एच दोनों ऋणात्मक। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि आप लोग कल भी बताया था, परसों। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी। एक त्रिका बेरसिलिक अम्ल का अणु का भार 176 है, इसका तुल्य की भार होगा क्या होगा? 176, 88, 58.66, 352, इनमें से कोई नहीं। तो ये भाई इस तरह क्वेश्चन ना, ये सॉल्यूशन करने वाला क्वेश्चन है ना। यहाँ पर तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं ऑप्शन इसका, लेकिन ऑप्शन इस तरह बताने से काम नहीं चलेगा। आप लोग इसको सॉल्यूशन कर देख लीजिएगा ना। ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन करने से होगा। अगली क्वेश्चन है चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में क्रियाशील है, सही अभिक्रियाशीलता क्रम में इसको सजाना है। इनमें से कौन सा सही होगा? चांदी, तांबा, लोहा, लोहा, चांदी।
चांदी, लोहा, तांबा, लोहा, चांदी, तांबा। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम आप लोग का पहले आंसर बताते हैं, इसमें से कोई सही नहीं है। हम इस क्वेश्चन को जानबूझकर ऑप्शन डी लेके आ रहे हैं। आप लोग इसको कमेंट में करके बताइएगा कि इसका कौन सा, सॉरी ऑप्शन तो इसका सही है नहीं, इसका कैसे सही होगा, है ना। आप लोग सही करके बताइए कमेंट में। किसी तत्व के समस्थानिक भिन्न होते हैं। प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु की संख्या, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व के समस्थानिक भिन्न होते हैं, तो वो होता है वो द्रव्यमान की संख्या। किसी तत्व के समस्थानिक भिन्न होता है द्रव्यमान की संख्या। HCl में रासायनिक बंध की प्रक्रिया सहसंयोजी होता है, वैद्युत संयोजी होता है, समन्वयी होता है, ध्रुवीय संयोजी होता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो HCl में रासायनिक बंध होता है ये होता है सहसंयोजी। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल द्रव्यमान होता है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होता है, हमेशा परमाणु संख्या से कम होता है, ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या होता है, तो वो जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक एसिड, एसिड या अम्ल, बात बराबर ही है। एसिडिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है आप लोग का साइट्रिक अम्ल। आप लोग कमेंट में ये करके बताइए कि आंवला में कौन सा पाया जाता है एसिड के, आंवला में कौन सा एसिड यूरिक उपस्थित होता है। यूरिक किस में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये होता है आप लोग का ऑप्शन डी। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, कौन है? नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सेट हाइड्रोकार्बन है, एस्टर है, ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। विस्फोटक कौन है इसमें? तो ये है आपका सेट हाइड्रोकार्बन, है ना। सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, ये ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका विस्फोटक है। यूरिया की पहचान की जा सकती है, किससे की जा सकती है? बायो रेट परीक्षण से, बेनेडिक्ट परीक्षण से, ल्यूकिस परीक्षण से, मोलिस परीक्षण से, ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस क्वेश्चन में आप लोग जो 4 ऑप्शन दिया गया है 5, वो शायद इस तरह का परीक्षण का आप लोग नाम भी नहीं सुनेंगे, बट कोई नहीं, आप लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो बहु आता है, इसका शब्द बिल्कुल ही नहीं चेंज रहता, ना कोई टेक्निकल तरीके से पूछा जाएगा, ना कोई बट घुमा के पूछा जाएगा, जो रहेगा आप लोग का सेम वो बहु सेम ही रहेगा, आप लोग को बस रट लेना है ना। यूरिया की जो पहचान की जा सकती है वो किया जाता है बायो रेट परीक्षण से। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज CHOH में परिवर्तन होता है? इन्वर्टेज होता है, चाइलेम्स होता है, मल्टोज में होता है, डाइजेस्ट में होता है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये होता है आपका जाइमेज से। और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 40 में से आज आप लोग का कितना सही हुआ। और ठीक है, मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।